आज हम एक ऐसी कहानी की परतें खोलने जा रहे हैं जो सुनने में किसी जासूसी थ्रिलर से कम नहीं लगेगी। सोचिए जरा, हाईटेक ड्रोन्स, स्पेशल फोर्सेस वाले हथियार और इंटरनेशनल जासूसी, और ये सब कहीं दूर नहीं बल्कि भारत की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर हो रहा था। तारीख थी 22 नवंबर 2025। ये वो दिन था जब दिल्ली के सुरक्षा हलकों में जैसे एक अलार्म बज उठा। ये कोई मामूली क्रिमिनल की गिरफ्तारी नहीं थी, नहीं, ये एक बहुत बड़ी साजिश का पर्दाफाश था जिसके तार सीधे इंटरनेशनल लेवल पर जुड़े हुए थे। तो आखिर इस पूरी कहानी में है क्या? चलिए फटाफट इसके मेन पॉइंट्स देख लेते हैं। 4 लोग गिरफ्तार हुए, बेहद खतरनाक विदेशी पिस्तौलें मिली जो ड्रोन से पाकिस्तान से लाई गई थीं, और सबसे चौंकाने वाली बात, इस पूरे खेल के पीछे पाकिस्तान की आईएसआई और नॉर्थ इंडिया के कुछ सबसे बड़े गैंगस्टर्स का हाथ होने का शक है। तो आज के इस पूरे विश्लेषण में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? हम पुलिस के एक्शन से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि तस्करी के लिए कैसी-कैसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई। इसके बाद इसमें कौन-कौन लोग शामिल थे, उनके नेटवर्क को समझेंगे, कानूनी तौर पर इसका क्या मतलब है, और आखिर में इस पूरी कहानी को मीडिया ने कैसे दिखाया, इस पर भी एक नजर डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पुलिस के इस भंडाफोड़ की। देखिए, ये कोई आम हथियारों की जब्ती का मामला नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही हाई स्टेक ऑपरेशन था जिसने हमारी सिक्योरिटी एजेंसियों के कान खड़े कर दिए थे। इस पूरे ऑपरेशन की शुरुआत हुई एक खुफिया जानकारी से। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को एक टिप मिली। टिप ये थी कि हथियारों की एक बहुत बड़ी खेप शहर में डिलीवर होने वाली है। बस फिर क्या था, पुलिस ने दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक जाल बिछाया और चुपचाप सही मौके का इंतजार करने लगी। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि ये मामला इतना सीरियस क्यों है? वजह है बरामद हुए हथियार। इनका नाम है टीसास PX 5.7। ये कोई मामूली देसी कट्टा नहीं है। ये एक ऐसी पिस्टल है जिसकी फायर पावर इतनी जबरदस्त है कि दुनिया भर की स्पेशल फोर्सेस इसे इस्तेमाल करती हैं। अब सोचिए, ऐसे हथियार जब अपराधियों के हाथ लग जाएं तो ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए कितना बड़ा खतरा बन जाते हैं। चलिए अब इस कहानी के कैसे वाले हिस्से पर आते हैं। मतलब ये सब हो कैसे रहा था, क्योंकि ये सिर्फ हथियारों की स्मगलिंग नहीं थी, ये टेक्नोलॉजी और क्राइम का एक ऐसा खतरनाक कॉकटेल था जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए एक बिल्कुल नई चुनौती बनकर सामने आया। तो ये पूरी हाईटेक सप्लाई चेन काम कैसे करती थी? इसका तरीका बहुत सोफिस्टिकेटेड था। पहले तो तुर्की और चीन से पिस्तौलें पाकिस्तान लाई जाती, फिर वहां से उन्हें ड्रोन में लोड करके रात के अंधेरे में बॉर्डर पार पंजाब में गिरा दिया जाता। और तो और, जमीन पर जो लोग होते थे वो जीपीएस लोकेशन का इस्तेमाल करके इन पैकेजों को उठाते थे और फिर उन्हें दिल्ली एनसीआर के गैंग्स तक पहुंचा देते थे। मतलब पूरा का पूरा एक सिस्टम बना हुआ था। और ये लोग पकड़े क्यों नहीं जाते थे? क्योंकि बचने के इनके तरीके भी उतने ही हाईटेक थे। ये ऐसे ड्रोन्स इस्तेमाल करते थे जो रडार की पकड़ में ना आए। हथियारों को खास कार्बन कोटेड मटेरियल में लपेटते थे ताकि स्कैनर भी धोखा खा जाए। आपस में बात करने के लिए एन्क्रिप्टेड ऐप्स का इस्तेमाल होता था, और पैसा जाता था हवाला के जरिए। ये एक ऐसा मनी ट्रांसफर सिस्टम है जिसमें पैसा कहाँ से आया और कहाँ गया इसका पता लगाना लगभग नामुमकिन होता है। मतलब ये एक ऐसा जाल था जिसे तोड़ने में इंटेलिजेंस एजेंसियों के भी पसीने छूट गए। तो हमने क्या और कैसे तो समझ लिया, अब आते हैं कौन पर, यानी इस पूरे खेल के खिलाड़ी कौन थे। और ये कहानी सिर्फ कुछ छोटे मोटे स्मगलर्स की नहीं है, ये एक बहुत बड़े नेटवर्क की कहानी है जिसके तार गली के गुंडों से लेकर शायद बड़ी बड़ी एजेंसियों तक जुड़े हो सकते हैं। तो पुलिस ने जिन 4 लोगों को धर दबोचा वो इस नेटवर्क की अहम कड़ियां थीं। इनमें थे पंजाब के मनदीप सिंह और दलविंदर कुमार, जिन्हें इस ऑपरेशन का मेन हैंडलर माना जा रहा है। और फिर थे उत्तर प्रदेश के रोहन तोमर और अजय उर्फ मोनू, जिनका काम था इन हथियारों को एनसीआर के गैंग्स तक सप्लाई करना। और ये खतरनाक हथियार आखिर जा कहाँ रहे थे? रिपोर्ट्स की माने तो इनके खरीदार थे नॉर्थ इंडिया के सबसे बदनाम गैंग्स। नाम है लॉरेंस बिश्नोई, बम्बीहा और गोगी गैंग। मतलब साफ है, इन हथियारों का मकसद था देश में संगठित अपराध की आग को और हवा देना। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस नेटवर्क की जड़ें भारत से बहुत दूर तक फैली थीं। पुलिस के मुताबिक इस पूरे ऑपरेशन का रिमोट कंट्रोल था अमेरिका में बैठे गैंगस्टर सोनू खत्री के हाथ में। और जो सबसे सनसनीखेज दावा है वो ये कि इस पूरी सप्लाई चेन को कथित तौर पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का पूरा सपोर्ट था।
अच्छा, जब इतना बड़ा नेटवर्क पकड़ा जाता है तो हमारा कानून क्या कहता है? इन लोगों का क्या हो सकता है? चलिए अब जरा इसके लीगल एंगल को भी समझ लेते हैं। ऐसे मामलों से निपटने के लिए हमारे पास जो मुख्य कानून है वो है भारत का आर्म्स एक्ट 1959। और ये कानून ऐसे अपराधों को लेकर बहुत ही सख्त है। PX 5.7 जैसे हथियारों को प्रोहिबिटेड आर्म्स यानी निषिद्ध हथियारों की कैटेगरी में रखा जाता है। इनको रखना या बेचना एक बहुत ही गंभीर जुर्म है, और अगर कोई इसमें दोषी पाया जाता है तो सजा भी बहुत लंबी होती है। कितनी लंबी? हथियारों की अवैध तस्करी के लिए इस कानून में उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। जी हाँ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। इससे आप समझ सकते हैं कि हमारा कानून इस तरह के जुर्म को कितनी गंभीरता से लेता है। अब आखिर में इस कहानी के एक और बहुत ही दिलचस्प पहलू पर आते हैं। देखिए, जब भी कोई बड़ी खबर आती है तो ये भी देखा जाता है कि उसे मीडिया ने कैसे कवर किया, और इस मामले में भी मीडिया की रिपोर्टिंग पर कुछ सवाल उठाए गए। तो सवाल ये है कि इस खबर को रिपोर्ट कैसे किया गया। इस पर एक ऑनलाइन चैनल ने एक अलग ही नजरिया सामने रखा। पालपाल न्यूज नाम के एक यूट्यूब चैनल ने अपनी एक टिप्पणी में एक बड़ा सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा, अगर इनके नाम उर्दू होते तो इन्हें आतंकवादी कहा जाता, लेकिन इन नामों पर खामोशी। ये एक ऐसी टिप्पणी है जो सीधे सीधे मीडिया की भाषा और उसके इस्तेमाल पर सवाल उठाती है। तो इस कमेंट के मुख्य पॉइंट्स क्या थे? पहला तो ये कि मीडिया आरोपियों के नाम के आधार पर तस्कर और आतंकवादी जैसे लेबल तय करता है क्या? दूसरा सवाल था कि क्या इन 4 लोगों की बैकग्राउंड की भी उतनी ही छानबीन होगी जितनी दूसरे मामलों में होती है? और तीसरा कि इतने बड़े सुरक्षा के मुद्दे पर प्राइम टाइम में बहस क्यों नहीं हुई? तो आखिर में ये पूरा मामला हमारे सामने कुछ बड़े सवाल छोड़ जाता है। एक तरफ स्मगलिंग हाईटेक होती जा रही है और देश अपनी सीमाओं को बचाने की जद्दोजहद में लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा सवाल ये भी है कि जब कोई पकड़ा जाता है तो उसकी कहानी को कंट्रोल कौन करता है, उसे कहने का तरीका कौन तय करता है? ये वो सवाल है जो टेक्नोलॉजी, नेशनल सिक्योरिटी और मीडिया के रोल तीनों पर सोचने को मजबूर करते हैं।